हेलो गाइस, माई सेल्फ शालिनी सांगवान। आई एम MBBS स्टूडेंट। आज का हमारे केमिस्ट्री का टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं और वो वेरियस एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स वेरियस टाइप के होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन। अब हमारा फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट हों जिनमें, उनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। या फिर इनको कार्बोहाइड्रेट को वाटर के साथ रिएक्ट करके, मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। उनके साथ रिएक्ट करें तो हमारे सेम यूनिट प्रोड्यूस करें, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में जो आते हैं वो सिंगल यूनिट होती है, उसमें वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक ही यूनिट है, हाइड्रोलाइज करके कुछ क्या ही प्रोड्यूस करेंगे। अब इसमें मोनोसेक्राइड भी दो टाइप के होते हैं, या तो एल्डोज या कीटोज। मैंने बोला था कार्बोहाइड्रेट्स या तो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन्स होते हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उन्हें हम एल्डोज बोलेंगे, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उन्हें हम कीटोज बोलेंगे। अब मोनोसेक्राइड की फर्दर क्लासिफिकेशन आती है नंबर के बेसिस पे। अगर किसी में 3 कार्बन प्रेजेंट है तो हम उसे ट्रायोज बोलेंगे। 4 कार्बन प्रेजेंट है टेट्रोज। 5 कार्बन प्रेजेंट है तो पेंटोज। 6 कार्बन हेक्सोज। तो मोनोसेक्राइड की दो क्लासिफिकेशन होती है, एक तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे एल्डोज और कीटोज, और एक होती है नंबर ऑफ कार्बन की कितने प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। अब इनके एग्जांपल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। और एक बात याद रखनी है आपको, जो भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती हैं? जो शुगर होती है, अगर हम उनको बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएं तो वो इन डायोल फॉर्म करती है। अगर ये इन डायल फॉर्म करेंगी तो ये रिड्यूसिंग शुगर होंगी। और रिड्यूसिंग शुगर कौन होंगी? जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर ये टेस्ट नहीं देंगी तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगी। तो जो भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सारे रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स क्या करता है? अगर हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 to 10 यूनिट देगा मोनोसेक्राइड की, उन्हें हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। अगर 2 यूनिट्स देगा तो हम उसे डाइसेक्राइड बोलेंगे। 3 यूनिट देगा तो हम उसे ट्राइसेक्राइड्स, 4 देगा तो टेट्रासेक्राइड्स, जिसमें हम मोस्ट कॉमनली डाइसेक्राइड्स हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलीसेक्राइड्स। ये हमारे नॉन शुगर होते हैं। नॉन शुगर मतलब स्वीट इन टेस्ट नहीं होते। इसमें क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट देता है हाइड्रोलिसिस पे। तो इसके एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डी एंड एल क्या होता है। हम ग्लूकोज देखते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। जब सेकंड लास्ट कार्बन पे, मतलब ये लास्ट कार्बन है, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप अगर राइट साइड है तो ये हमारी डी सीरीज की ग्लूकोज है। अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो ये हमारी L सीरीज। लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो L से लेफ्ट, L से L सीरीज, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं एनोमर्स। एनोमर्स हमारे साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये डिफर करते हैं आपस में एट C1 फर्स्ट कार्बन की पोजीशन पे। अब देखते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा, जो ये हमारी फर्स्ट कार्बन हो गई, ये सिर्फ यहीं पे डिफर करेंगे, आपस में वेरी करेंगे। जो OH ग्रुप है अगर वो नीचे आ जाता है तो अल्फा कार्बन है, अगर OH ग्रुप ऊपर चला जाता है तो वो बीटा कार्बन है। हमें याद रखना है मोस्टली नेचर में जो हमारे शुगर्स प्रेजेंट होते हैं वो डी सीरीज के होते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट, हम जैसे कि ओलिसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा मोनोसेक्राइड आपस में लिंक होकर बनाते हैं ये। तो अगर मान लो एक मोनोसेक्राइड है, एक ये मोनोसेक्राइड है, इसके बीच में अगर जो लिंकेज बनेगी, जो बॉन्ड बनेगा, उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं।
ये बात आपको याद रखनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स में जो लिंकेज होती है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। हमने देखा मोनोसैकेराइड्स के बारे में, ये हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते और ये एल्डोज होते हैं या कीटोज होते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन। ये थायरोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज होते हैं। इनके एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। मोनोसैकेराइड सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और इनमें क्या देखना, एनोमर्स। एनोमर्स हमारे फर्स्ट कार्बन की पोजिशन पे वेरी करता है और ये साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अल्फा एंड बीटा। एंड सेकेंड क्या देखना है, डी एंड एल सीरीज। अगर एल मीन्स लेफ्ट, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड प्रेजेंट है वो एल सीरीज का हो गया, अगर वो राइट साइड पे प्रेजेंट है वो डी सीरीज का हो गया। दो मोनोसेक्राइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। शुगर, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर हम बेनेडिक्ट टेस्ट के बेसिस पे बताते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स मैंने बताया था ओलिगोसेक्राइड्स में आता है। ये हमारे हाइड्रोलाइज करने के बाद 2 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स देते हैं। इसमें हमने सिर्फ 3 डाइसेक्राइड्स पढ़ने हैं जो हमारे NCERT पॉइंट ऑफ व्यू या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज हमारा, हमने डाइसेक्राइड है तो ये 2 मोनोसेक्राइड से बनेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज में भी अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। अब इनमें मैंने बताया था 2 मोनोसेक्राइड के बीच में कोई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा तभी जाके कोई डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड फॉर्म होगा। तो हमें ये देखना है इनके बीच में कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो ग्लूकोज का तो फर्स्ट कार्बन के बीच में और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। तो इसका ये अल्फा सीरीज थी तो अल्फा 1 एंड ये बीटा सीरीज था तो बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है सुक्रोज में। आपको ये बात याद रखनी है, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें कोई भी फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और इसको हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। इन्वर्ट शुगर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है ऑन हाइड्रोलिसिस। ये बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट आता है हमारा माल्टोज सेकंड। ये हमारी 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज से बनती है, दोनों अल्फा डी सीरीज की होती है। एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और सेकंड ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। नेक्स्ट आता है हमारे लैक्टोज, जो कि हमारी मिल्क शुगर होती है। शुगर में मिल्क में अगर पूछे तो कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है तो हम बोलेंगे लैक्टोज। ये हमारी बनती है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। अब इसमें कौन सी लिंकेज बनती है, गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन एंड ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन। तो और दोनों बीटा सीरीज के हैं तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हमारा आ जाता है डाइसेक्राइड्स, जैसे मैंने बताया था 3 है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। इसमें याद रखना है सिर्फ सुक्रोज ही नॉन रिड्यूसिंग है, ये दोनों रिड्यूसिंग है। इनके बीच में हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखनी है। इसमें अल्फा 1 बीटा 2, माल्टोज में अल्फा 1,4, लैक्टोज में बीटा 1,4। एंड ये देखना सुक्रोज इन्वर्ट शुगर है, क्यों है, क्योंकि डेक्स्ट्रो से लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड के हम 3 एग्जांपल देखेंगे, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च जो होता है वो स्टोरेज शुगर होती है प्लांट्स में और ये अल्फा ग्लूकोज से बनता है। स्टार्च के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है वो 15 to 20% होता है, बचा हुआ 18 to 85% अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोज हमारा सोल्यूबल होता है वाटर में। ये कम है तो मतलब अमाउंट में कम है तो ये इजीली सोल्यूबल हो जाएगा, ये इसका रीज़न नहीं है, बस ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। अगर ये कम है तो ये जल्दी सोल्यूबल होगा और ये इनसोल्यूबल होगा। ये अनब्रांच होगा, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, इसमें ब्रांचिंग होगी। अब मैंने बताया ये अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर से बनेगा, रिपीटेड यूनिट कितनी भी हो सकती हैं। तो मान लो ये ग्लूकोज है एंड ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज, ये मिलके हमारा अमाइलोज बना रहा है। तो इसका फर्स्ट कार्बन एंड इसका फोर्थ कार्बन, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है अमाइलोज में। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, ये सिंपल चेन बनता है। अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, ग्लूकोज 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 एंड ब्रांचिंग। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में तो अल्फा 1,4 लिंकेज होती है, लेकिन जब ये ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है तो वहां पे हम इसका फर्स्ट कार्बन एंड इसका सिक्स्थ कार्बन, तो यहाँ पे अल्फा 1,6 लिंकेज हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि अल्फा 1,6 लिंकेज अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग पॉइंट होती है, वहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें एक लिंकेज होता है अल्फा 1,4 एंड इसमें 2 होते हैं, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 एट ब्रांचिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारा आता है सेलुलोज। ये हम प्लांट किंगडम में देखते हैं, जो प्लांट की सेल वॉल है उसमें प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट किंगडम। और ये स्ट्रेट चेन होती है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती। और इसका जो मोनोमर है वो बीटा डी ग्लूकोज होता है, उसका अल्फा ग्लूकोज था, इसका बीटा डी ग्लूकोज है। इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है। तो इसका बीटा सीरीज है और इसमें लिंकेज जो होगी बीटा 1,4 होती है।
अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एकदम सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है स्ट्रक्चरली। बाकी ग्लाइकोजन हमारा एनिमल में स्टोर होता है, स्टार्च हमारा प्लांट्स में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन हमारा एनिमल में स्टोर होता है, इसलिए हम इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है अमाइलोपेक्टिन के, और बस डिफरेंस ये होता है कि इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है। अगर इसमें पूछ लिया जाए तो इसका लिंकेज, तो इसकी लिंकेज भी सेम होगी, अल्फा 14 एंड अल्फा 16 एट ब्रांचिंग पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट जो बायोमोलिक्यूल है वो नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल है वो हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन होता क्या है? ये भी पॉलीमर होता है। किस चीज़ से बनता है? ये अमाइनो एसिड से बनता है। और कौन से अमाइनो एसिड से? अल्फा एल अमाइनो, एल सीरीज़ के अमाइनो एसिड से बनता है। मैंने बताया था जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स होती है वो डी सीरीज से होती है, लेकिन जो अमाइनो एसिड प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एल सीरीज से होते हैं। अब इसमें हम एल और वो डी कैसे देखेंगे? क्योंकि इसमें तो एच और ओ एच ग्रुप नहीं होता, इसमें क्या होता है? आर कोई भी वेरिएबल ग्रुप होता है। इसमें हम NH2 के बेसिस पे देखेंगे। NH2 अगर लेफ्ट साइड है तो L सीरीज हो जाएगा, अगर NH2 राइट साइड है तो वो D सीरीज हो जाएगा। अब हम देखेंगे हमारे अमाइनो एसिड में COOH ग्रुप होता है जो कि एसिडिक होता है, एंड NH2 ग्रुप होता है जो कि बेसिक ग्रुप होता है। अगर किसी भी अमाइनो एसिड में मोर देन 1 COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको हम एसिडिक अमाइनो एसिड बोल देंगे। अगर किसी भी अमाइनो एसिड में मोर देन 1 NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम उसको बेसिक कह देंगे। अगर इक्वल नंबर में NH2 एंड COOH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो हम उसे न्यूट्रल अमाइनो एसिड बोल देंगे। अब हमारे 2 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, ये हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं एज ए सप्लीमेंट। नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद फॉर्म करती है, ये हमें डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें देखना है एसेंशियल कौन कौन से होते हैं, ये इसकी ट्रिक है, आपको याद करना है। टीवी मिल पाथ। अब इसका हम देखेंगे टीवी मिल पाथ का कौन कौन से अमाइनो एसिड आते हैं। ट्रिप्टोफन टी, वी वेलाइन, मिल MILL, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन। पाथ PATH, फिनाइलएलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन। ये हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। आपको एक टी से टायरोसिन भी दिया जाता है तो वहाँ पे कंफ्यूज कर दिया जाएगा। आपको याद रखना है कि टी से हमारे 3 अमाइनो एसिड होते हैं, तो ट्रिप्टोफन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन, जिनमें से टायरोसिन है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है जो अमाइनो एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज्विटर आयन होता क्या है? जो COH ग्रुप है वो H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन आयन लॉस कर देगा एंड NH2 के पास चला जाएगा, इसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। ये एम्फोटेरिक होता है। अब आपको एक चीज़ और देखनी है जो इंपॉर्टेंट है, सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अब हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो लिंकेज है उसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, लेकिन प्रोटीन्स में जो 2 अमाइनो एसिड के बीच में जो लिंकेज है उसे हम पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? क्या होता है? H2O लॉस हो जाता है तो OH इसका एंड 1H इसका, तो हमारा कैसे बनता है? CO, इसका OH लॉस हो गया और इसका एक H लॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा? NH। ये हमारा जो ये होता है ये पेप्टाइड लिंकेज होता है। अब हमारे जो शेप के बेसिस पे प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस में क्या होता है? लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं पैरेलली अरेंज, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है जिससे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, ये इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉइल बना लेते हैं एंड ये स्फेरिकल शेप बन जाती है। ये जो होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं। फाइब्रस का जो एग्जांपल है केराटिन जो हमारी हेयर में एंड स्किन में प्रेजेंट होगी प्रोटीन, या मायोसिन जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती है। आपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी पढ़ा होगा। ग्लोबुलर में हमारा आता है इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन के 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो क्या होता है? अमाइनो एसिड आपस में लिंक होते जाते हैं एंड लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जिसे हम प्रोटीन बोल देते हैं। इनके बीच में हमारी क्या कौन सी बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये एक हम बोल सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड।
इज ए सिंगल चेन ऑफ अमाइनो एसिड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे 2 टाइप के होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। ये कैसे बनते हैं? अल्फा हेलिक्स ये होता है, इसमें क्या होता है, जो मान लो यहाँ एक अमाइनो एसिड है, सेकेंड अमाइनो एसिड यहाँ है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो हमसे कोई पूछे तो अल्फा हेलिक्स में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है? इंट्रामोलिक्यूलर। मोलिक्यूल मतलब जो प्रोटीन है, एक ही प्रोटीन है, उसके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनना। बीटा प्लेटेड कैसे होते हैं? दो प्रोटीन की चेन है, इनके बीच में एक अमाइनो एसिड यहाँ है, एक अमाइनो एसिड यहाँ है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना, मतलब इंटरमोलिकुलर। दो प्रोटीन की चेन के बीच में इंटर मतलब दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना। ठीक है, जो ये हमारी अल्फा हेलिक्स होती है, राइट हैंडेड हेलिक्स होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसकी फर्दर फोल्डिंग हो जाती है और इनके अंदर अलग अलग वेरिएशन के, अलग अलग टाइप की जो है बॉन्डिंग आ जाती है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो जो सेकेंडरी में प्रेजेंट था वो होगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देन नेक्स्ट आता है हमारा हाँ, टर्शियरी स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होता है। लास्ट आता है हमारा क्वाटनरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो मान लो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये इनकी आपस में लिंकेज हो जाती है, इसको हम क्वाटनरी स्ट्रक्चर बोल देते हैं। और हमसे पूछा जाए कि सारे स्ट्रक्चर में कौन सा एक बॉन्ड है जो सब में प्रेजेंट है, तो हमारा आ जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगा, दो अमाइनो एसिड होते हैं इसमें, तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसमें ही इसकी फर्दर फोल्डिंग हो जाएगी तो पेप्टाइड बॉन्ड इसमें भी प्रेजेंट होगा। पॉलीपेप्टाइड चेन की इसमें जो प्रेजेंट होते हैं उनमें भी दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। आपको ये याद रखना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स्ट्रा आ जाती है और टर्शियरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड, वैन डर वाल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन को हम अगर हीट कर दें, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या फिर पीएच चेंज कर दें, तो हमारा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है, कैसे डिस्टर्ब हो जाता है? वो अपनी उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है हमारे बॉडी में, वो लॉस हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो वैसे के वैसा ही रहेगा। आपको याद रखना है, इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसे के वैसा सेम रहेगा, लेकिन सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इसमें हमारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है प्रोटीन की वो लॉस हो जाएगी। इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है बॉइलिंग ऑफ एग, जिसमें हमारा जो वो आता है एल्ब्यूमिन कोएगुलेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स आता है विटामिन्स। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होंगे, लेकिन ये हमें हमेशा स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल होते हैं ADE अडेक, एंड वाटर सोल्यूबल होते हैं B एंड C। फैट सोल्यूबल नाम से पता लग रहा है, फैट एंड ऑयल में सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो इसलिए ये जाके लीवर या एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी जो होते हैं, ये हमें याद रखना है, ये रेगुलरली हमें डाइट में चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं? ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू यूरिन। ये इनको हम कभी स्टोर नहीं कर सकते, जैसे ये स्टोर हो जाते हैं तो ये हमें कम अमाउंट में चाहिए हो या रेगुलर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमें रेगुलरली चाहिए होते हैं क्योंकि ये स्टोर नहीं होते, हमारी बॉडी में एक्सक्रीटेड आउट हो जाते हैं थ्रू यूरिन। लेकिन जो हमारा विटामिन B12 है वो स्टोर हो जाता है, ये इसका एक्सेप्शन। हम इनकी डेफिशिएंसी डिजीज देखेंगे। विटामिन A की डेफिशिएंसी से हमें जीरोप्थैल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। D की डेफिशिएंसी से रिकेट्स, E से वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस आ जाती है, या स्टेरिलिटी भी हो जाती है। एंड विटामिन K की डेफिशिएंसी से क्लोटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, ब्लड का क्लोटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हमें बेरी होता है, B2 की डेफिशिएंसी से किलोसिस हो जाता है, B6 की वजह से कन्वर्जन हो जाता है, B12 की वजह से हमने बायो में भी पढ़ा है ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में परनीशियस एनीमिया हो जाता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो। अब हमारा लास्ट बायोमोलिक्यूल आता है न्यूक्लिक एसिड। हमें देखना है जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडिन। प्यूरिन में आता है हमारा ANG, एडेनिन एंड ग्वानिन। आपको याद रखना है अमन गहलोत, ANG ये हमारा प्यूरिन में आता है। पिरिमिडिन में आता है साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। हमें ये याद रखना है, ये थाइमिन है और ये विटामिन B1 को भी हम थाइमिन बोलते हैं, तो इसकी स्पेलिंग में डिफरेंस
ध्यान देना है, ऑप्शन में दोनों आ जाए तो। हमारा जो यूरेसिल है वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, हमारा थायमिन है ये सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, साइटोसिन दोनों में प्रेजेंट होता है, एडेनिन भी दोनों में प्रेजेंट होता है, ग्वानिन भी दोनों में प्रेजेंट होता है। अब हमारा आता है शुगर। शुगर हमारी दो टाइप की होती है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। राइबोस हमारे आरएनए में होती है शुगर, डीऑक्सीराइबोस डीएनए में होती है। अब हमारा आता है जब नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर आपस में बाइंड करते हैं तो हमारा न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, साइड, एंड नाइट्रोजन बेसिस शुगर एंड फॉस्फेट बाइंड करते हैं तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। मतलब न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर हम फॉस्फेट बाइंड करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में बाइंड होते हैं, उन एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो हमारा बॉन्ड होता है वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर हमारा न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, जिन्हें न्यूक्लिक एसिड में कौन आता है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोटाइड हमने देखा था क्या होता है, बेस शुगर और फॉस्फेट बाइंड करते हैं और ये बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होते हैं, हमारे न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब जो हमारा डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, हमने देखा भी था बायो में। और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए में जो होता है ए एंड टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डबल हाइड्रोजन। जी एंड सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसलिए ये जो डबल हेलिक्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। अब हमारा आता है कि हमारे आरएनए हमारे 3 टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जिन्हें हम आरआरएनए भी कहते हैं, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। इनके अपने इंडिविजुअल फंक्शन है। अब हम देखेंगे हमारी जो बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है डीएनए से आगे। डीएनए अगर डीएनए की वापस कॉपी बनाएगा तो हम उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं। देन डीएनए से आरएनए ट्रांसफॉर्म इन्फॉर्मेशन जाएगी, ट्रांसफर होगी तो हम उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। देन आरएनए से प्रोटीन बनेंगे तो हम उसे ट्रांसलेशन बोलेंगे। हमने स्टार्टिंग में मोनोसेक्राइड्स पढ़े थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। तो ये भी हमारा 6 कार्बन होता है, इसमें भी हमारा 6 कार्बन होता है। तो हमें ये देखना है जब 6 एटम का जो रिंग बनता है उसे हम पायरेनोज बोलते हैं, पायरेन रिंग। और जो 5 मेंबर रिंग बनती है उसे हम फ्यूरान बोलते हैं, फ्यूरानोज। एंड ग्लूकोज हमारा एल्डोज शुगर है, फ्रक्टोज हमारी कीटोज शुगर है, इसमें हमारा फ्यूरानोज बनता है, इसमें हमारा पायरेनोज बनता है। हमने राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज देखा था, वो भी हमारे मोनोसेक्राइड है। इन दोनों में हमारे 5 कार्बन रिंग होती, इसमें हमारी 5 कार्बन होती है जिसे हम पेंटोज बोलते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था बायोमोलिक्यूल्स। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।